हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 132 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज का जो क्वेश्चन है 21 नंबर से शुरू हो रहा है, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा जो स्रोत है वो मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन ए है बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उपयुक्त सभी। तो आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। जो सभी स्रोत है जैसे जैन और बौद्ध ग्रंथ, वो भी मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद अशोक का शिलालेख, जो 14 शिलालेख हैं वो भी मिलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी, और मतलब ये सभी क्या हैं, वो मौर्यकालीन जो इतिहास है, मतलब मौर्यों के इतिहास के बारे में ये जानकारी देते हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा रासच, मतलब विशाख दत्त के पुस्तक का नाम क्या है, मुद्रा रासच, कथा सरित जो सागर है सोमदेव की, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, महाभाष्य पतंजलि की आदि से क्या है जानकारी मिलती है। मतलब इनसे क्या है मौर्य काल के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। जैन ग्रंथों में जो है भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिष्ट पर्वन। इसके अतिरिक्त मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अशोक के लेखों का, अशोक के लगभग 40 जो है अभिलेख भारत में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न भागों में अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। इस प्रकार साहित्यिक, विदेशी विवरण, पुरातत्व, ये तीनों ही साक्ष्य मौर्यकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान क्या है सामग्री सुलभ कराते हैं। तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से किसके मतलब किसने किस पुस्तक को लिखा है और किस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये सभी ये ऊपर को एक बार आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल किसे कहा जाता है? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल किसे कहा जाता है? वैदिक काल को, सिंधु सभ्यता को, मौर्य काल को, गुप्त काल को। तो आंसर जाएगा सी के साथ दोस्तों, मौर्य काल को। किसको कहा जाता है? मौर्य काल को। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मौर्य काल का। ये देखिए एमपी असिस्टेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन काल में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल मौर्य काल को माना जाता है। इस युग में कृषि अधिकांश जनता के जीवन का आधार थी। राज्य की ओर से कृषि को प्रोत्साहन मिलता था। युद्ध के समय में भी सैनिकों को खेती को हानि न पहुंचाने का आदेश रहता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मौर्य सम्राटों ने जो है सड़कों के निर्माण तथा एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करके भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को प्रोत्साहन दिया था। आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन है, ये बताना है। कालिदास, हरिशेर, विशाख दत्त, क्षुद्रक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विशाख दत्त। जो देवी चंद्रगुप्तम है वह विशाख दत्त की कृति है। ऑप्शन सी आपका सही होता है। व्याख्या देखते हैं। विशाख दत्त ने 2 नाटकों की रचना की। विशाख दत्त ने कितने नाटकों की रचना की? तो 2 नाटकों की रचना की, जिसमें मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम है। 2 है विशाख दत्त की कृति का नाम, 2 है, 2 कृतियां उन्होंने की है जो नाटक हैं। एक है मुद्रा राक्षस और है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें घटनाएं वास्तविक व सजीवता के साथ चित्रित हैं। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है
देवी चंद्रगुप्तम नाटक के केवल कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त के द्वारा शक राज्य और एवं रामगुप्त के वध, ध्रुव देवी के साथ उसके विवाह का वर्णन किया गया है। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? ये बताना है। ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में, बौद्ध साहित्य में। तो दोस्तों जो बौद्ध और जैन साहित्य हैं दोनों उसको ओपर कास्ट मानते हैं, तो इन दोनों को हटाकर आप फिर इसके बाद आंसर देने का प्रयास करेंगे तो आप दे सकते हैं। तो आंसर जाएगा सी के साथ मुद्रा राक्षस। जो मुद्रा राक्षस है वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होता है। व्याख्या देख लीजिए। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। इस ग्रंथ में क्या है, चंद्रगुप्त को नंदराज का क्या है, पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। ढुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। ढुंडीराज है जो ढुंडीराज, उन्होंने मुद्रा राक्षस पे क्या है, टीका लिखा है। ये भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, और ये यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है किसके द्वारा? वायु पुराण में, महावंश टीका में, दीपवंश में, अर्थशास्त्र में। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी सही हो जाएगा। 25 का बी करेंगे। महावंश टीका में, किसमें? महावंश टीका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। महावंश टीका याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण मिलता है। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को मौरी नामक क्षत्रिय वंश से उत्पन्न बताया गया है। महावंश में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मौरी नामक क्षत्रिय वंश से उत्पन्न बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महाबोधि वंश एवं दिव्यावदान से भी मौर्य शासकों के विषय में जानकारियाँ मिलती है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन संबंधित सूचनाएं मिलती है। मौर्य वंश के विषय में पुराण जो विष्णु पुराण से सूचनाएं मिलती है, जबकि वायु पुराण क्या है, शुक, सातवाहन एवं गुप्तों के विषय में जानकारियां प्रदान करता है। अगर पुराणों में बोलें तो जो विष्णु पुराण है उसी से क्या है कि मौर्यों के बारे में जानकारी मिलता है, और जो वायु पुराण है उसमें क्या है, शुग के बारे में, सातवाहन के बारे में और गुप्तों के बारे में क्या है, जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अन्य क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयागराज। तो आंसर क्या जाएगा? बी के साथ जाएगा। आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तों? बी आप आंसर कर लेंगे, पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ये याद रखिएगा, पाटलिपुत्र जो पटना वाला है, याद रखिएगा। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र क्या है? आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने विस्तृत विवरण दिए हैं। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा मथुरा थी। जो कनिष्क की राजधानी थी वो पुरुषपुर या पेशावर अथवा मथुरा थी। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था। इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम था वो प्रयाग था, इस समय प्रयागराज बोला गया है, तो इसको याद रखिएगा। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इससे तीर्थों का राजा भी कहते हैं। प्रयागराज को क्या बोला जाता है? तीर्थराज, तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ गंगा, यमुना तथा सरस्वती का संगम है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र शहर माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है या कहा जाता है।
आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेलुकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेलुकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? कुमार देवी, दत्त देवी, करुवाकी, हेलेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों, डी आप सही कर लेंगे। हेलेन, हेलेन जो थी वो क्या थी? सेलुकस निकेटर की पुत्री थी, जिसका विवाह, हेलेन का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। व्याख्या देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का सेलुकस से युद्ध हुआ था। सेलुकस से चंद्रगुप्त मौर्य का सेलुकस से युद्ध कब हुआ था? तो 305 से लेकर 304 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो 305 से 304 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, जिसमें सेलुकस की पराजय हुई। 303 ईसा पूर्व में सेलुकस और चंद्रगुप्त के मध्य क्या हुआ? संधि हुई। इस संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख जो है एपियानस स्टेबो करता है, एपिनियानस स्टेबो करता है। अन्य तथ्यों को जानते हैं तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कितने हाथी दिए थे? तो 500 हाथी उपहार के स्वरूप में दिए थे। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य, जिसमें एरिया मतलब हेरात, अराकोसिया जिसको कंधार, जेड्रोसिया मकरान तथा पेरीपेनीसाइदाई काबुल प्रदान किया था। मतलब दहेज में सेलुकस ने 4 राज्य दिए थे, जिसका नाम था हेरात, कंधार, मकरान तथा काबुल प्रदान किया गया था। दिव्यादान में अशोक के 2 भाइयों का नाम सुसीम तथा विगताशोक मिलता है। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, केबीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था, हमने ऊपर अभी बताया था, उसका आपको आंसर देना है। क्या हो जाएगा? कमेंट में दे दीजिए अगर आप कर लिए हैं तो। ऑप्शन ए है 209 ईसा पूर्व, 207 ईसा पूर्व, 205 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। लगभग 305 ईसा पूर्व में हुआ था, 305 से 304। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी किसमें? बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, शैव धर्म में, वैष्णव धर्म में। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा, जैन धर्म में। जैन धर्म में आपका आंसर हो जाएगा, बी कर लेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी किसमें थी? तो जैन धर्म, आंसर कर लेंगे जैन धर्म में। व्याख्या देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म में श्रद्धा थी। अपने जीवन के अंतिम समय अर्थात वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला मैसूर में, जो मैसूर कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने शरीर त्याग दिया था, जिसको सलेखना विधि भी कहते हैं। तो ये याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म में क्या करते थे? श्रद्धा रखते थे। और जब वृद्धावस्था में उन्होंने किससे दीक्षा ली थी? तो वो भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला गए थे। और श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो वो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। और वहीं पे चंद्रगिरी श्रवणबेलगोला की में स्थित जो चंद्रगिरी पहाड़ी है, उसी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को क्या कर दिया था? त्याग दिया था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय के विषय में जानकारियाँ कहाँ कहाँ मिलती है? तो तमिल ग्रंथ जो है अहनानूर और मुनरानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण के विजय के विषय में जानकारियाँ तमिल ग्रंथ है, जिसको अहनानूर कहते हैं और मुनरानूर कहते हैं। तो इन दोनों से जानकारियाँ मिली है और अशोक के अभिलेख भी हैं, उनसे भी जानकारियाँ मिली है।
जैन एवं यूनानी स्रोतों से यह प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब को यूनानियों से मुक्त कराया था। स्ट्रेबो ने सेलुकस और चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंध स्थापित होने तथा चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का क्या किया है, उल्लेख किया है। तो स्ट्रेबो जो है, स्ट्रेबो ने सेलुकस, निकेटर जो है और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने तथा चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो वो कौन थे? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। हमने ऊपर अभी इस बात पे चर्चा की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य आंसर कर लेंगे। अगला इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ले ली और श्रवणबेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। इसने मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य शासक था। तो अंतिम मौर्य शासक का नाम याद रखिएगा, बृहद्रथ। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने बृहद्रथ की हत्या की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो मौर्यों का क्या था, सेनापति था। आगे देखते हैं। वर्धन वंश का महत्वपूर्ण शासक हर्ष था। इसे अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। इसने अपनी राजधानी क्या है, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था हर्ष ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? तो इसका आंसर सभी जानते होंगे, डी जाएगा। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, जैन सन्यासी हो गए। तो ऑप्शन डी आपका सही है। सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? सेंड्रोकोटस नाम से किसे जाना जाता था, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त प्रथम, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। तो इसको आप याद रखिएगा। सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। व्याख्या देख लीजिए। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य शासक से की थी। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। ये सेंड्रोकोटस कहे हैं विलियम जोन्स, और एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस का प्रयोग किया है। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है। बस अंतर है कि सेंड्रोकोटस का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विलियम जोन्स ने किया है, जबकि एंड्रोकोटस का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एरियन और प्लूटार्क ने किया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। यूनानी ब्योडरों में अधोलिखित पर किसको सेंड्रोकोटस नाम दिया गया है? किसको दिया गया है सेंड्रोकोटस नाम? तो आंसर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया। अभी हमने ऊपर व्याख्या की थी। आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? यूनानी ग्रंथ जो ग्रंथ हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो अब देखिए, हर चीज़ कहा गया है, लेकिन सेंड्रोकोटस याद रखिएगा। सेंड्रोकोटस कहा गया है। 34 का सी कर लेंगे आंसर। 34 का सी सेंड्रोकोटस आपको कर लेना है। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो का आखिरी भी क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण चला गया था। उस साधु का नाम क्या था? तो साधु का नाम क्या था दोस्तों?
हरिभद्र, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र। तो आंसर हो जाएगा बी, भद्रबाहु था। क्या नाम था? भद्रबाहु। तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर सुवर्णबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर लगभग 258 ईसा पूर्व में जैन विधि सलेखना द्वारा अर्थात उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था। अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। तो परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में उल्लिखित मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नामक राजा से सहायता ली थी। और आगे देखते हैं। चतुर्थ स्तंभ लेख से पता चलता है कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन ही मोहल्लत दी जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक होता था, जिसका मुख्य कार्य नगर की सफाई एवं सुरक्षा था। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।